ले लेंगे। तो -11z का अगर कोई पूछता है कि z का बताइए, z का कोएफिशिएंट क्या है, तो z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -11, कोएफिशिएंट ऑफ z -11, z का गुणांक यहाँ पर हमें मिल जाएगा -11। ये होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मीन्स कोई भी डिजिट, जैसे कि मैंने ये ले लिया आपका, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका क्या मानेंगे हम 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट। अब कोई भी ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे देगा, इसमें भी पूछ देगा, या फिर अलग अलग पूछ सकता है कि बताइए y का कोएफिशिएंट क्या है, तो 3x हो जाएगा। ओके, x का कोएफिशिएंट पूछता है तो यहाँ हो नहीं सकता, अगर x का पूछेगा तो यहाँ हो सकता है 2। ओके, हाँ x का हो सकता है, x का कोई पूछेगा तो x छोड़ दो, तो इसका हो जाएगा 3y। ओके, जो पूछ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मान लो मैंने एक डिजिट लिखी यहाँ पर, सपोज करो मैंने आपको दे दिया x/z। अगर आपसे पूछता है कि z का गुणांक बताओ, तो ये पूरा हो जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ z 3x/y हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि y/z का बताओ, तो y/z का 3x हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि x का बताओ, तो x का हो जाएगा 3y/z। मतलब जिसका पूछ जा रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सारे ले लो कोएफिशिएंट में। ओके, तो इसका हो जाएगा 3/z, अगर x का पूछेगा तो 3/z हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाँ कोएफिशिएंट क्या होता है। मतलब जो जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे मल्टीपल जो वो फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। ओके, अब पद की टर्म कौन कौन सी होती हैं, तो पद हमारे एक पदीय हो सकते हैं, मोनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे x² अकेला लिखा हुआ है, -11xy अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, जो एक टर्म हो अकेली हो, उसमें कोई प्लस माइनस साइन जुड़ के कोई दूसरी अदर टर्म ना हो, तो अकेली लिखी हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, मोनोमियल। अब इसी में बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल जो होता है प्लस माइनस, प्लस या माइनस को लेकर कोई भी टर्म को जोड़ दिया जाता है साथ में, तो वो हमारे 1 से 2 हो जाते हैं। जैसे 1 2, तो ये 2 टर्म हो गई, 2 पद हो गए, तो 2 पद ये यानी कि बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी ये बाइनोमियल 2 पद है, यहाँ भी ये बाइनोमियल 2 पद है। तो 2 पद जिसमें हो वो 2 पदीय। त्रिपदीय जिसमें प्लस माइनस को लगा के हम कोई तीसरी टर्म को जोड़ दें, तीसरे पद को जोड़ दें, जैसे 3x³ + 6x + 3, तो 1 2 3, तो ये 3 टर्म हो गए इसके अंदर। ओके, इसी प्रकार हम 4x³ + 6x - 3 को भी देख सकते हैं कि 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म है हमारी। ठीक है, तो ये त्रिपदीय हो गया। ऐसे पॉलिनोमियल समझने के लिए हम पॉलिनोमियल कब कहते हैं, जब 3 से भी ज़्यादा टर्म हो जाएं, बहुत बहुत टर्म एक साथ लिखी हूँ, तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4, अब ये 3 से ज़्यादा हुई टर्म, तो ये बहुपद हो गया। अब हमने ये समझ लिया कि हाँ कि पद क्या होते हैं। ठीक है, इसी में एक टॉपिक और आता है, रैखिक बहुपद, लीनियर टर्म, यानी कि लीनियर किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो कि जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक जिसकी पावर 3 हो वो क्यूबिक हो गया। यानी कि लीनियर रैखिक बहुपद जैसे ये है, ये रैखिक बहुपद है, इस पर एक पावर मानते हैं, ये रैखिक बहुपद है। ओके, यानी कि ये लीनियर हमारी टर्म है और ये हमारी क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्योंकि द्विघाती है, जिसकी 2 घात हो वो द्विघाती है, जिसकी 3 घात हो वो त्रिघाती है। यानी कि ये क्यूबिक त्रिघाती है और ये है हमारी द्विघाती है। ओके, तो जिसकी पावर 2 हो वो द्विघाती है, जिसकी पावर 3 हो वो त्रिघाती है, जिसकी पावर 2 हो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 हो वो क्यूबिक। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको साथ साथ में बता दी। इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि जो लाइक टर्म होती हैं, यानी कि जो लाइक टर्म है, ठीक, वो कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म कौन सी होती हैं, समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। तो हमने पद तो जान लिए कौन कौन से होते हैं, अब ये जान लेते हैं समान पद और समान पद कौन से होते हैं। तो जो सेम वेरिएबल जिनके होते हैं, समान चर होते हैं, वो हमारे समान पद कहलाते हैं, लाइक टर्म कहलाती हैं। जैसे कि x है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो x + x कितना हो जाएगा 2x। इसी प्रकार यहाँ पे 4z है, यहाँ 6z है, इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा 10z हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 10z बना लिया। और ऐसे ही हम इनको प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं जो लाइक टर्म होती हैं। तो -4x² + 6x², इसको अगर हम माइनस प्लस -6x² इसमें से ये माइनस करेंगे 4x², तो हमारे पास 2x² मिल जाएगा, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो ये भी याद रखो कि घटाने पे या माइनस करने पे जब भी कोई भी साइन बड़ा होता है वही हमें रखना होता है। ऐसे यहाँ पे अनलाइक टर्म है, तो इसमें जिसमें डोंट हैव सेम वेरिएबल, जिसमें सेम वेरिएबल ना हो, यानी कि जिसके चर समान ना हो, असमान चर हो। ठीक है, तो असमान चर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं,
अनलाइक टर्म में होते हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिया है एक्स वाई जेड, यहाँ पे अलग अलग टर्म है, यानी कि सॉरी अलग अलग हम कह सकते हैं कि वेरिएबल हैं। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये यही रहेगा, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने इनको ले लिया, जेड है यहाँ 3z², ये भी नहीं हो सकता, ये ऐड नहीं हो सकते, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे ये ले लिए, ये भी ऐसे ही रहेंगे, ऐड नहीं हो सकते, ऐसे रहेंगे। तो आई होप आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म चूज करने में अब दिक्कत नहीं आएगी, कोएफिशिएंट चूज करने में दिक्कत नहीं है। ये 7th क्लास का था सब, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम पीछे जाएंगे तो पीछे में हम सीखते हैं कि पदों का योग कैसे होता है। जैसे हमें पदों का योग यानी कि सम करना है, सम ऑफ टर्म, ओके, सम ऑफ टर्म करना या सम ऑफ वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म करना है, तो हम इनको जो जिनके सेम वेरिएबल उनको कर सकते हैं। जैसे 4x 3x ऐड किया तो 7x, -6xy प्लस 7xy, ये बचेगा आपका xy, क्योंकि प्लस माइनस 7xy में से xy माइनस करेंगे, ये बच जाएगा। -6xz माइनस ये 3xz, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस के 9xz हो जाएंगे। तो आप अभी ये पिछले चैप्टर में आप कर चुके होंगे इससे पहले और क्लासेस में भी, फिर भी मैं इसको ऐसे ही जल्दी जल्दी मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ। पदों का गुणा कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है टर्म का, तो x इंटू एक्स करेंगे तो x² बन जाए, बिकॉज जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 मानते हैं। और जब मल्टीप्लाई करते समय जब बेस होता है, इसको बेस कहते हैं नीचे वाले को, इसको पावर, तो ये पावर है और ये बेस है, आधार और ये घात। तो जब पावर मतलब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे बेस सेम है, एक्स है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 1 2 हो जाएंगे, ओके। जैसे यहाँ पर 4x² है, यहाँ की पावर 2 है, यहाँ की पावर 1 है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 4x³ हो जाएंगे, ओके। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 4xz² है, यहाँ पे 3xz³ है। अब यहाँ देखो x दोनों सेम है तो ये मिल गए हमें, x² बन गए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। वैसे ही z² यहाँ 3 z की पावर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, z की पावर 5 हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास ये मिल गया। उसके बाद अगर डिवाइड कैसे करना है, तो इनका डिवाइड भी होता है टर्म का। तो जैसे 6x² में हम डिवाइड कर रहे हैं 3x का, तो जो डिवाइड करना है उसको इस वाली वैल्यू को, यानी कि इस वाली टर्म को हमने नीचे रख दिया, इसको ऊपर रख दिया। डिवाइड करने के लिए पहले हमने इनके क्या लिखे, फैक्टर्स लिख लिए। ये सारे फैक्टर थे 6 इंटू एक्स। जब हमने कट किया तो ये इससे कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और ये x बच गया था वो वाला, तो 2x यहाँ से मिल गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे 6zy लिखा है, जैसे मैंने बोला कि 3z से आप डिवाइड कर दिए, तो z से z कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, हमें मिल गया 2, और ये बाई 2y। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइड। यानी डिवाइड कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई कैसे होता है वो बताया, पदों का योग कैसे होता है, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस टर्म को, वो सिखाया। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला तो समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम क्योंकि हमारा टॉपिक अलग है, हम अभी फैक्टर पे हैं, तो फैक्टर क्या होते हैं वो मैंने आपको समझाई था, अभी उनकी डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हमें उससे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं पहले। ये गुणनखंड हमारी संख्याएं बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, जैसे 3xy 5x²y 2y + 2 5y + 1 x + 2 जैसे व्यंजक पहले से ही गुणनखंड के रूप में हैं। ये सभी पहले से ही गुणनखंड रूप है, अभी मैंने आपको समझाया भी था कैसे कैसे होते हैं। तो ये सभी, ये अलग मल्टीप्लाई में होता है, ये अलग, सब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे तो गुणनखंड का मतलब ये जो गुणा हो एक दूसरे से, मल्टीप्लाई हो रहे हों। जैसा कि हम पहले ही से ही जानते हैं कि उपरोक्त व्यंजकों के गुणनखंड इन्हें देखकर ही पढ़ सकते हैं। इसके विपरीत 2x + 4 3x + 3y x² + 5x x² + 5x, ये जैसे बीजीय जो व्यंजक है इन पर भी हम इनके भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इनको हम निकालना सीखेंगे, सार्वगुणनखंड करना, कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे, तब जानेंगे इनको। तो इसी तरीके से होता है सार्वगुणनखंड की विधि। अब हम जैसे मान लो आपको मैंने ये दिया, ठीक, 2x + 4, इसके गुणनखंड करने हैं, तो पहले